डट। ऐसा ही तुम लोग क्या पढ़ता है, तुम लोग को याद ही नहीं रहता है क्या पढ़े। कुछ याद रहता है तुम लोगों को? चलो यहाँ देखो बाबू, देखिए इसके पहले हम लोग आपको बेरोजगारी के बारे में बताए थे। सब हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। इसके पहले के क्लास में हम लोग बात किए थे बेरोजगारी किसे कहते हैं। आपको बताए थे जब किसी व्यक्ति को उसके कार्य क्षमता के अनुसार कोई नौकरी नहीं मिलती है और उसे कम तनख्वाह पे ही क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, जाति प्रथा। कि जाति प्रथा में लोग क्या होता है कि उसकी स्वेच्छा पे निर्भर नहीं होता है। लड़का कितना भी पढ़ने में तेज है उससे कोई मतलब नहीं है, जो उसके माता पिता या उसके खानदान में जो लोग काम करते आ रहे हैं लड़का को वही काम करना पड़ता है। अब यहां से समझिएगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है। तो जाति प्रथा समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? जाति प्रथा समाज के लिए बुरा है। समाज में ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति के पास कि वह अपने इच्छा के साथ अपने कार्य का चुनाव कर सके। बात समझ रहे हैं ना, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, लेकिन अगर लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है तो वह अपने पेशे का चुनाव कर सकता है। और पीछे कोई सोया है क्या जी? कहो यहाँ की सोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आए हम लोग। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं ना, कह रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जिस समाज में, सुनो, जिस समाज में जाति प्रथा रहता है ना, वहां स्वेच्छा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सुनिए, व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। जाति प्रथा में जो व्यक्तिगत आपकी रुचि है, रुचि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। जैसे आपकी इंटरेस्ट है कि हमको बिजनेसमैन बनना है, आपकी इंटरेस्ट है कि हमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर आप जाति से जुड़े हुए हैं तो आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाती है और आपको कहा जाता है कि जो आपके पिताजी कर रहे हैं, जो आपके बाबा करते थे, वही काम आपको करना पड़ेगा। सुनिए बाबू, पूर्व का मतलब पहले से, लेख ही इस प्रकार आधार पर है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। देखिए, समाज में अगर जाति प्रथा होगा ना तो व्यक्ति के अंदर कभी टैलेंट नहीं आ सकता। टैलेंट नहीं आने का कारण क्या है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हम कितना भी पढ़े लिखेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, तो मजदूर का लड़का मजदूरी ही होगा, गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा, तो क्या कोई मेहनत करेगा? आपको ये पता चल जाए कि जो काम हमारे पिताजी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर हमको वही काम करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो व्यक्ति के पास ये होना चाहिए ना कि उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह पढ़ लिख करके अपने पेशे का चुनाव कर सके, तब वह पढ़ाई में क्या लगाएगा? मन लगाएगा। बाबू देखिए, ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करना पड़ता है और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जब आपको किसी काम में मन लगता है बाबू, तो आप घंटा और घंटी नहीं देखते हैं, और जब काम में मन नहीं लगता है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा ना, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, जो सब्जेक्ट आपको समझ, कई घंटा आप पढ़ जाते हैं, रात को समय का पता नहीं चलता है, बाद में आप समय देखते हैं तो 1-2 बज गया। और कभी कभी क्या होता है कि जिसमें आपको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, 10 मिनट पढ़ने के बाद लगता है कि कई दिन सोए ही नहीं है, नींद आने लगती है। बात समझ रहे हैं ना? तो जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको कितना भी करते हैं ना तो हमारे अंदर थकान नहीं होती। आज जिसमें काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, 10 मिनट काम करेंगे, लगेगा कितना दिन का हारे थाके हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए लड़का और लड़की, बेटा और बेटी को वही काम करना चाहिए जो वो करना चाहता है। अब माता पिता को अपना सपना बच्चों पे नहीं जड़ना चाहिए। अगर माता पिता अपने सपनों को बच्चों पर जड़ रहे हैं तो बच्चा जो बनना चाहता है वो बन पाएगा, और माता पिता जो बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बन सकता। इसलिए लड़का के पास, लड़की के पास, अर्थात विद्यार्थी के पास वो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का चुनाव स्वयं से करे, किसी पे आधारित न हो। ऐसे सुनिए बाबू, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न तो दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर स्किल तब आता है, स्किल माने कुशलता, कला,
किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है स्किल तभी डेवलप होता है जब वह व्यक्ति किसी काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है, मन लगाकर करता है, दिलो जान से करता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप जबरन वह काम करा रहे हैं तो उस काम में अक्सर वो गलती करेगा। अक्सर क्या करेगा? गलती करेगा। उसका ध्यान तो उसमें लगेगा नहीं, और जब आपको किसी काम में ध्यान नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं उसमें गलती करेंगे। इसलिए बच्चों के द्वारा चुना हुआ जो लक्ष्य होता है उसी में माता पिता को क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। नहीं तो लड़का कुछ और बनना चाहता है और आप उसको कुछ और बनाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का है। सुनिए, अब कह रहे हैं सर लड़की पे भी कहावत कहिए, तो तुम लोग बना लेना। अतः यह निर्विवाद यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा को लेखक ने हानिकारक प्रथा क्यों कहा है? जाति प्रथा को लेखक ने हानिकारक प्रथा क्यों कहा है? क्योंकि इसमें मनुष्य की स्वेच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता, और जो काम माता पिता करते हैं वही काम पूर्व से निर्धारित कर दिया जाता है। इसीलिए लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा मानता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? लेजी समझते हैं आप लोग? लेजी या इनएक्टिव। सुनिए बाबू, जब आपको कोई काम में मन नहीं लगता है ना तो आप जाएंगे दिन भर बैठकर चले आएंगे तो कुछ नया सीखने को आपको नहीं मिले। और जैसे आपको उस काम में इंटरेस्ट है तो आप नए नए चीजों का खोज करेंगे तो आपका स्किल दिन प्रतिदिन क्या होगा? डेवलप होगा। तो लेखक अंत में यही कहना चाहते हैं कि किसी भी समाज में जाति के आधार पर पेशे का चुनाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के दक्षता के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसके पढ़ाई लिखाई के आधार पर, उसके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, समझ रहे ना, लक्ष्य का चुनाव होना चाहिए। उससे हमारे देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एडवोकेट्स, समझ रहे ना, ये सारे जन्म लेंगे। आज जाति के आधार पर कीजिएगा तो फिर वही होगा जो धनिया 500 साल पहले बेचता था वो आने वाला जनरेशन भी क्या बेचेगा? पुदीना बेचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, मेरी कल्पना का आदर्श है। मेरी कल्पना का आदर्श हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। लेखक कहते हैं कि किस समाज को आदर्श समाज कह सकते हैं। इसके पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जिस समाज में समानता हो, स्वतंत्रता हो और भाईचारा हो, ये तीन चीज आपको याद रखना है। पहला चीज समानता, दूसरा चीज स्वतंत्रता और तीसरा बंधुत्व। समानता का मतलब कि ऊंच नीच का भावना न हो। स्वतंत्रता का मतलब कि आपको अपने लक्ष्य का चुनाव करने की आजादी हो। अपने दक्षता, अपनी कला, अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप काम को क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। और बंधुत्व का मतलब है कि आप एक ही बेंच पर बैठ करके किसी जाति, धर्म, मजहब, समझ रहे हैं ना, से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये इस जाति का है वो इस जाति। हमें अगर एक प्लेट में भी खाना हो तो किसी से जाति न पूछना पड़े कि भैया जी आपकी जाति क्या है। कहीं आप प्लेट टच करेंगे तो यह प्लेट जो है वो प्लेट से कहीं कप बन जाएगा, तो समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा भी होता है। देखिए, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप मेरे से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। अब देखिए, कह रहा है लेखक कि आपको बार बार एक ही बात कहने से आप उब गए होंगे, लेकिन आपको हम इसका कारण भी बता देते हैं। यह अस्वाभाविक, कह रहे अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, आलोचना माने बुराई, आलोचना माने बुराई, लेखक कहता है कि मैं जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया, कई दोषों से ये युक्त है, यह इसकी आलोचना है। आलोचना मतलब बुराई है। ऐ सुनिए बाबू, आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूं, यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूं कि मतलब जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? आदर्श समाज क्या है? तो इसका देखिए यहाँ पे जवाब दिया है। ठीक है,
नहीं पूछना चाहते, लेकिन फिर भी प्रश्न तो आपसे पूछेगा, तो जब पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। सुनिए, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि, देखिए इसका उत्तर क्या है, मेरा आदर्श समाज पहला चीज है किस पे आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता पे। हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति क्या हो, स्वतंत्र हो, न उसका जाति धर्म मजहब ऊंच नीच या धार्मिक जो भेदभाव है इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं, व्यक्ति स्वतंत्र हो, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार उसे कुछ भी चुनने की क्या हो, आजादी हो। तो पहला चीज स्वतंत्रता। दूसरा समता, समता का मतलब समानता। आप देखिएगा अय बाबू, समानता का मतलब देखिएगा कि भारत में किसी जाति मजहब का कोई व्यक्ति हो, उसे वोट देने का अधिकार 18 वर्ष उम्र के उपरांत ही होता है। जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आप वोट देने का अधिकार आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वहां पे क्या किसी तरह का भेदभाव है, जातीय भेदभाव चाहे इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। तो एक स्वतंत्रता हो गया, दूसरा क्या हो गया, समता। अच्छा, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व समझते हैं? भ्रातृत्व का भ्राता आपको बताए थे ना, भ्राता माने क्या होता है, भाई। भ्राता मीन्स भाई। तो भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारा। हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए कि भैया कोई बात नहीं, आप किसी जाति मजहब के हैं, बैठिए, पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, खाना खाने आए हैं तो खाइए। बात समझ रहे हैं ना, मतलब वहां कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, पानी पीने आए हैं तो पानी पीजिए, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जो कुआं वगैरह होता था ना, आज से बहुत साल पहले आप जाएंगे तो आपके पास ये नल जल की व्यवस्था नहीं थी। नल जल की व्यवस्था था नहीं, कुआं से लोग पानी निकाल करके पीते थे। तो वहां पे जब कोई व्यक्ति नीच जाति का अगर कुएं से पानी निकालता था तो गांव वाले बहुत पीटते थे उसको। बात समझ रहे हैं ना, पानी निकालने के लिए पीटा जाता था। और उससे पहले जाएंगे ना तो एक मतलब कि लोग नीच जाति के लोगों का नाम रखे थे शूद्र। क्या नाम रखे थे, शूद्र। क्या करते थे कि जो उच्च जाति के लोग होते थे, जो शूद्र जाति होती थी ना, उनको दंड में क्या करते थे, लोहा को पिघला देते थे और लोहा को पिघला कर कान में डाल देते थे। दंड ये थी, लोहा को पिघलाकर कान में डाल देते थे। मतलब जब वह पूरा खौल जाता था, पानी हो जाता था लोहा। अब जरा समझिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर लोहा गर्म होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर लोहा क्या होता है, गर्म। उसको पिघलाने के लिए 1700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और 1700 डिग्री टेम्परेचर अगर आपके कान में डाल दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? दंड भी देखिए, मृत्यु दंड तो बहुत आसान था, मृत्यु दंड तो बहुत आसान था, लेकिन ये दंड जो मिलता था ना, पूरा रूह कांप जाती थी लोगों का। उसमें भी समझिए कि उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि वो चले तो उनके पैर का निशान न हो। झाड़ू बांध दिया, थूकने के लिए गले में एक कमंडल बांध दिया जाता था, वो थूके भी नहीं। और समाज में ये सारी चीजों को देख करके ये जब आप सिंधु सभ्यता में जाएंगे ना, सिंधु सभ्यता में जब आप जाएंगे तब वहां पे हमारे देश की स्थिति इस तरह से थी, उच्च जात और नीच जात को लेकर के, कि लोग इसी में उलझे रहते थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बाबू सुनो, कह रहे कि क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व, भ्रातृत्व अर्थात मतलब है बाबू, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या आपको भाईचारा में कोई आपत्ति है कि समाज में एक जगह पे लोग बैठ करके खाए पिए मौज मस्ती, लोग दिवाली भी यही मनाए, छठ भी यही मनाए, होली भी मनाए, ईद भी मनाए, हर तरह का पर्व मनाए अपने धर्म के अनुसार। देखिए, किसी भी धर्म को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी पर्व को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे समाज में क्या होता है, अक्सर ये बातें होती रहती है और समय समय पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। पहले के बाबू सुनिए, हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि जो दूल्हा होता था ना, दूल्हा, उसको गांव से बाहर जा करके और तब बैठना पड़ता था। गांव में वो नहीं बैठ सकता था, गांव में एकदम नीचे मुड़ी करके चलता था।
तो समाज की ये बुराइयां थी, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बुराइयां क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सुनिए बाबू, कि बहुविधि हितों से सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। समाज के जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कह रहा तात्पर्य यह है कि देखिए ये एक चीज है जिसको आपको अल्लाह, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कहीं पे आपको दिख रहा है दूध और पानी। समाज में हमारी भावनाएं उस तरह से होनी चाहिए कि आप दूध को देखिएगा, दूध किस रंग का होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है, उजला होता है ना। अब उसमें आप 200-400 ग्राम पानी भी डाल दीजिएगा 2 लीटर पानी, 2 लीटर दूध में, तो आप देखिएगा क्या दूध का रंग चेंज होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तभी भी आप 2 लीटर में 4 लीटर भी पानी डालिएगा तो रंग वही रहेगा, थोड़ा सा पतला दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट से ब्लैक नहीं होगा। तो कहने का मीन्स है कि समाज में स्वतंत्रता इस तरह से होनी चाहिए कि दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। और इसी बाबू, और कह रहा है कि इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है सुनिए बाबू, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। हल्ला हो रहा है जी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी। सुनिए बाबू, लोक माने होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन। लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वही जनता पर क्या करता है, शासन करता है। लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वही जनता पे क्या करता है, शासन करता है। इस व्यवस्था को लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे सुनिए, मान लीजिए कि सबसे पहले आपके गांव के जो मुखिया होते हैं, तो क्या मुखिया जी ऐसे ही बन जाते हैं? कोई गांव में ऐसे ही कहता है आज से हम मुखिया हो गए? नहीं, आप उनको वोट देते हैं। आप उनको क्या देते हैं, वोट देते हैं ना। प्रत्येक लोग वोट देते हैं तो मुखिया जी का क्या होता है, चुना। अब मुखिया जी क्या करते हैं, उस गांव की व्यवस्था का देखरेख करते हैं। जैसे मोदी जी को कौन चुना है, आप ही लोग चुने हैं। अभी तो आप लोग नहीं, मम्मी पापा भाई बहन जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो कहने का मीन्स ये है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, एक रीति रिवाज के समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें से एक आवश्यक यह है कि साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। समाज ऐसा होना चाहिए जहां पे श्रद्धा और क्या हो, सम्मान। देखिए सम्मान एक ऐसा चीज है ना जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। सम्मान एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। कहीं भी कुछ भी आप देख लीजिए बाबू, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी से बगावत करता है ना, रिवेंज जिसको आप कहते हैं, बदले की भाव तभी होती है जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है। जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, अपमान होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? कह रहा है कि गमनागम की स्वाधीनता पर जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही स्वतंत्रता का विरोध करें। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविको उपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री के रखने के लिए अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, जो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। इसमें ये कहते हैं ना कि लोगों के पास न शरीर से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। माने मशीनों को हम लोगों को कम यूज करना है, मशीनों को क्या करना है, कम यूज करना है। यदि हम शरीर को क्या रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमें मशीनों का सहारा कम लेना चाहिए और शारीरिक चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। शारीरिक उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। सुनिए, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, यहीं तक खत्म। ये कल्पना खत्म। चलिए सुनिए, सुनिए। तो हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े जिसका नाम क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसी के पास बुक है क्या? लाइए, दीजिए बुक, दीजिए।
सुनिए, देखिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, यहीं पे तक है। हल्ला कौन हल्ला कर रहा है जी? यही ना। सुनिए, तो ये जो बुक है आपका गोधुली भाग 2, इसका पहला चैप्टर आपको हम बताएं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रश्न कैसे पूछेगा ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जो चैप्टर है ना, तो उसमें से कुछ चैप्टर होगा जो कि निबंध होगा, कुछ क्या होगा भाषण होगा, कुछ ललित निबंध होगा, कोई कुछ व्यक्ति चित्र होगा। अच्छा, व्यक्ति चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे मान लीजिए कुछ शिक्षा शास्त्र होगा, जैसे शिक्षा और संस्कृति जो 12th चैप्टर है महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है, ये शिक्षा शास्त्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्नलिखित में से क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। निबंध किस पे है? जाति प्रथा पे। निबंध किस पे है? जाति। अच्छा, जाति प्रथा को लेखक अच्छा कहा है कि बुरा कहा है? क्या जाति प्रथा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कहेगा कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब पहले कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क के बाद कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड। अच्छा, किसने कहा था कि जब तक मैं समाज से छुआछूत को खत्म नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा? किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बताइए भारतीय संविधान के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कितने दिनों में किया था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18। कहेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम बताइए। प्रेरक व्यक्ति का मतलब होता है कि जिससे ये प्रेरणा ली। तो 1 नंबर में थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर, और तीसरा थे ज्योतिबा फुले। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले बाबा साहब के क्या थे? 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना कहाँ, ये निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था बाबू? तो 1956 में। 1956 6 दिसंबर 1956 में इनका क्या हुआ था बाबू? निधन हुआ था। कहेगा अरे बाबू, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बात समझ में आया? तो इसको एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे। कल हम इसका कराएंगे बाबू, कल इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? तो एक बार आप लोग इसको करके आएंगे। कोई दिक्कत आपको? बोलिए। इसको करके आएंगे, कल इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। अभी स्कूल है क्या? इसको सेव करो तो पहले। अभी 15 मिनट टाइम है ना, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं।